हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। दिस इज गीतांजलि और आज अपन पढ़ने वाले हैं आपकी मिनी शॉर्ट सीरीज में चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये चैप्टर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्पेशली आपके बोर्ड के सिलेबस के लिए। उसी के अलावा जो 11th-12th में बच्चे हैं वो अपना बेसिक को क्लियर करने के लिए भी इस चैप्टर को देख सकते हैं। तो बच्चों अब अपन आगे देखते हैं कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में ऐसा क्या हुआ कि अपन कार्बन की इतनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं और उसका एक पूरा एक चैप्टर आ गया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कार्बन ऐसे बहुत सारी यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है जो उसको यूनिक बनाती है बाकी किसी कंपाउंड से, इसीलिए अपन उसका पूरा चैप्टर पढ़ती है। और इवन जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप देखोगे कि कार्बन की पूरी क्या है, एक पूरी केमिस्ट्री जिसको आप बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। जैसे जो कार्बन होता है ना वो क्या करता है, उसके पास क्या होता है, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2 और 4, उसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2 और 4, मतलब K शेल में 2 और L शेल में 4। तो उसकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4 है। तो अब जो उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, कंप्लीट ऑक्टेट करना है, तो उसको क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा ताकि उसके 8 हो जाए उसके आउटर मोस्ट शेल में, या फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो अपन देखते हैं कि क्या वो करता है या नहीं। तो सबसे पहले अगर कार्बन ऐसा है कि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या होगा, जो उसका न्यूक्लियस है जो कि किस प्रोटॉन के हिसाब से बना हुआ है, 6 प्रोटॉन के हिसाब से, वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल नहीं कर पाएगा क्योंकि उस न्यूक्लियस की पावर है कि वो सिर्फ 10 प्रोटॉन को हैंडल कर सकता है। तो उसके लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए वो गेन तो नहीं करता है। दूसरा पॉइंट आता है कि ठीक है अगर वो गेन नहीं कर पाया तो वो लूज कर देगा, पर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी नहीं कर पाता क्योंकि क्या होता है उसके लिए बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो इसका मतलब कि कार्बन ना लूज कर सकता है ना गेन कर सकता है। अब उसके पास जो एक ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन बचता है, वो बचता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही आपका जो बनता है कोवेलेंट कंपाउंड, वो और कोवेलेंट बॉन्ड वहां पर फॉर्म होता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है बच्चों, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। जो 2 एटम है उन दोनों के बीच में इक्वल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, दोनों को रिक्वायरमेंट नहीं थी और दोनों ने अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करा, दोनों ने शेयरिंग कर ली। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होते हैं सिंगल कोवेलेंट कंपाउंड, फिर आते हैं डबल और फिर होते हैं ट्रिपल कोवेलेंट कंपाउंड। तो सबसे पहले जो सिंगल कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उसमें आता है आपका H2 जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है। तो जैसे आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मतलब उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब उसको कंप्लीट करने के लिए अपना ऑक्टेट या फिर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो क्या करते हैं, अपने ही साथ ही, मतलब कि हाइड्रोजन के साथ में मिलकर दोनों भाई मिलकर शेयरिंग करते हैं और क्या कर लेते हैं, इनके बीच में एक बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, और ये वो जो बॉन्ड बनता है ये सिंगल, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सेकंड आता है आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, वहां पर क्या होता है, आपके 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है। और इसका एग्जांपल है ऑक्सीजन। जैसे आपको पता है ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 8, मतलब उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी वो होगी 2 और 6, उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बाकी के जो 2 होते हैं वो क्या करते हैं, दोनों के साथ में बॉन्ड बना देते हैं और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट आता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, वहां पर आपके 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है। इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप लोगे तो वो होगा नाइट्रोजन, जो आपका N2 मॉलिक्यूल होता है, जिसकी कॉन्फिगरेशन आपको पता है नाइट्रोजन की 7 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी 2 और 5। तो इसकी जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो तो अलग रहे, जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन के दोनों एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बना देंगे और वहां पर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करिए अपने मोनो एटॉमिक जो अपने मॉलिक्यूल्स थे, जैसे कि हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ। पर अगर अपन बात करें पॉली एटॉमिक कौन से मॉलिक्यूल्स की, पॉली एटॉमिक मतलब एक कार्बन होगा तो दूसरे एटम होंगे कोई और होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं मीथेन की, जो आपकी नेचुरल गैस होती है जिसका फॉर्मूला होता है CH4। जैसे कि आपको पता है कि जो कार्बन है वो टेट्रावैलेंट है, मतलब उसके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसके आउटर मोस्ट शेल में। और आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 होता है। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कार्बन के 4 जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में उनके साथ में रिएक्शन कर लेते हैं और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो ये ऐसे दिखता है जैसे कार्बन के क्या है, 4 हैंड्स है, इस तरह से ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो दिखता है। ठीक है, और इसके बाद अपन जो नेक्स्ट पढ़ते हैं वो आता है कि आपके जो ये जितने भी आपने पढ़ा है कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लिया, इसके बाद आता है कि जो आपका कार्बन है वो क्या करता है, वर्सेटाइल नेचर शो करता है। वर्सेटाइल नेचर का मतलब क्या है, जो कार्बन है वो बहुत सारी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। सबसे पहली आती है कैटिनेशन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, सेल्फ लिंकेज, मतलब वो क्या करता है, अपने और अपने जैसे कंपाउंड जो कार्बन है ना उसके बहुत ज्यादा लॉन्ग चेन बना लेता है। कार्बन के साथ में ही क्या करता है,
है उसके साथ में एक बॉन्ड फॉर्म करता है और बहुत लंबी लंबी चेन बना लेता है, जिससे आप फॉर एग्जांपल बात करें तो पॉलीमर्स उसका एग्जांपल है, जो आपका पॉलीथीन बनता है, ठीक है, सेल्फ लिंकेज करता है और वो बड़ी बड़ी कार्बन की चेन्स फॉर्म करता है। सेकंड प्रॉपर्टी आती है आपकी टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब है, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो वो बहुत सारे जो अदर एटम्स है उनके साथ भी बॉन्ड फॉर्म करता है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। कार्बन के अगर आप कंपाउंड देखना चाहो तो मिलियंस ऑफ कंपाउंड हैं अभी प्रेजेंट डे में अपने पास, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन शो कर रहा है, तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो क्या कर रहे हैं, आपकी बहुत सारे दूसरे किसी कंपाउंड के साथ में रिएक्शन शो कर रहे हैं। पर कार्बन की इतनी स्पेशलिटी क्यों है, क्योंकि कार्बन एक तो बहुत स्मॉल साइज का होता है, और इसी की वजह से क्योंकि उसका स्मॉल साइज है तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। तो वो जितने भी कंपाउंड के साथ में बॉन्ड बना रहा है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और यही उसकी स्पेशलिटी होती है, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं कि जो कार्बन है ना, वो बहुत सारे टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, लाइक सिंगल भी बना सकता है। अगर अपन बात करें तो उसका एग्जाम्पल है मीथेन, सिंगल कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। फिर अगर मैं बात करूँ इथेन की, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर मैं बात करूँ इथीन की, तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अगर मैं बात करूँ इथाइन की, तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये सब उसकी कार्बन की जो वर्सेटाइल नेचर वो शो करता है, उसके बारे में बात हो गई। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड की, जिस जिस तरह के कंपाउंड फॉर्म कर रहा है उनकी बात करेंगे। तो इसमें अपन मेनली पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन होता है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो कंपाउंड बनते हैं, वो कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, तो उनको ही आप हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब कि सिंपल टाइप के, इसके नाम से पता चल रहा है कि सैचुरेटेड मतलब सिंपल कंपाउंड, जो क्या है, सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एल्केन, एल्केन में भी अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहो तो इसका एग्जाम्पल एक मीथेन हो गया, इथेन हो गया, जहां पर क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इसकी बात करते हैं अनसैचुरेटेड की, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होते हैं जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है इथीन या इथाइन, जिनके बीच में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये आपका मेनली हो गया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात आती है कि अगर कार्बन के बीच में 2 कंपाउंड, 2 कार्बन है, अगर एक कार्बन है तो उसको बोलेंगे मेथ, अगर 2 कार्बन तो उसको बोलेंगे एथ, इसलिए अपन बोलते हैं मीथेन, फिर अपन बोलते हैं इथेन, ठीक है। अगर 3 कार्बन है तो उसको बोलेंगे प्रोपेन, ठीक है। और अगर वहां पर अगर वो ईन है, मतलब डबल बॉन्ड है, तो उसको बोल देंगे प्रोपीन। तो ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल्स है, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे क्या कर दिया, देखते हैं नॉमेनक्लेचर। जो आपकी नॉमेनक्लेचर है कार्बन कंपाउंड्स का, वो कैसे होता है। तो इसके लिए जो अपन सिस्टम पढ़ते हैं वो आता है IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें क्या होता है, इन्होंने जो रूल्स दिए हैं उसी के बेसिस पे अपन इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ स्टेप्स से पहले अपन देखते हैं कि इसका जो मेन बेसिस होता है वो क्या होता है। सबसे पहले आता है आपका, क्या आता है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब कि जो आपके वर्ड के पहले लिखता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई वर्ड है हैप्पी, और हैप्पी के आगे मैं अन लगा दूं तो वो बन जाएगा अनहैप्पी। जिसके आगे मैं लगा दूं और उससे उसका जो वर्ड है वो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो प्रीफिक्स क्या करता है, वर्ड के आगे लगता है, जो आप इंग्लिश में भी बहुत बार पढ़ते हो, जैसे किसी वर्ड के आगे आप लगा देते हो। इसके बाद आता है आपका वर्ड रूट, और वर्ड रूट के बाद आपका तीसरा आता है सफिक्स, ठीक है। तो प्रीफिक्स जो आपका मेनली होता है, प्रीफिक्स में आपके ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे कि आपका हो गया क्लोरीन, जिसका क्लोरो लग जाता है, अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमो लग जाएगा, अगर कोई अमीनो का ग्रुप है NH3 तो उसके लिए अमीनो लग जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ में अगर आपका कोई सब्स्टिट्यूएंट CH3 का सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो उसको बोल दोगे आप एल्काइल ग्रुप है, या फिर तो आप उसको बोल दोगे मिथाइल। अगर 2 कार्बन का कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको बोल दोगे इथाइल। ये होते हैं आपके प्रीफिक्स, जो क्या लगते हैं, पहले लगते हैं किसी भी नेम के। फिर आते हैं आपके वर्ड रूट। वर्ड रूट में आते हैं जितने नंबर ऑफ कार्बन चेंज होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 1 कार्बन है तो मैथ बोलोगे, 2 कार्बन है तो एथ बोलोगे, 3 कार्बन है तो प्रोप बोलोगे, 4 कार्बन है तो क्या बोलोगे, ब्यूट बोलोगे, और 5 कार्बन है तो क्या बोलोगे बच्चों, पेंट बोलोगे, 6 कार्बन है तो बोलोगे हेक्स, और 7 कार्बन होंगे तो बोलोगे हेप्ट। इस तरह से आप कार्बन चेन का फॉर्मेशन करते हो। इसके बाद क्या आता है, प्रीफिक्स, फिर आता है आपका वर्ड रूट, और जो प्लस में इसके होता है वो होता है सफिक्स। सफिक्स वो होता है जो आपके नेम के बाद में लगता है। जैसे प्रीफिक्स का पहले से याद रखोगे कि ये पहले लगता है, वैसे सफिक्स का याद रखना है इसी का ऑपोजिट बाद में लगता है। जैसे आपके जितने भी फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, जैसे कि हो गया एल्कोहल, तो एल्कोहल का आपका लग जाता है ऑल,
फिर आगे आपका एल्डिहाइड ग्रुप, तो एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है CHO, जैसे अल्कोहल होता है OH ग्रुप और इसका जो आपका सफिक्स लगता है वो लगता है ओल। फिर आता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होता है CHO ग्रुप और इसका जो आपका सफिक्स लगता है वो लगता है AL। फिर आता है आपका कीटोन ग्रुप जो कि होता है C डबल बॉन्ड O का ग्रुप और दोनों तरफ कार्बन की चेन्स लगी हुई होती है और इसका जो आपका सफिक्स होता है इसको बोलते हैं ONE ऑन। फिर आता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो सफिक्स होता है ओइक एसिड और इसका फॉर्मूला होता है COOH। तो यहाँ पर आपने पूरा नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया। अब इसके कुछ स्टेप्स देखेंगे कि आप कैसे इनका सिलेक्शन और नेमिंग करते हो। और नेमिंग की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि किसी भी कार्बन कंपाउंड को आपको नेम करने की जरूरत पड़ती है ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर सको कि यहाँ पर आपने ये कंपाउंड यूज करा है। जैसे आप सबसे पहले क्या करोगे, कोई भी कार्बन चेन है तो उसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन बन रही होगी आप उसको सेलेक्ट करोगे। सेकंड स्टेप में क्या करोगे, आप आइडेंटिफाई करोगे कि कोई फंक्शनल ग्रुप वहां पर अटैच है क्या। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ऐसे कंपाउंड होते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इस तरह के कंपाउंड होते हैं जो आपकी जो कार्बन चेन है उसको एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। जो उसको एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेंगे वो उसके फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, जो मैंने पढ़ा ये सारे क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका स्टेप फर्स्ट था कि आप क्या करोगे, सबसे पहले करोगे आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करोगे। सेकंड आप लोग क्या करोगे, कि आइडेंटिफाई करोगे कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है क्या और वहां पर सफिक्स लगेगा या प्रीफिक्स लगेगा। ठीक है, फिर आप थर्ड स्टेप जो है वहां पर क्या होगा, जैसे जो आपका सफिक्स लग रहा है अगर उसमें AEIOU कोई भी वोवल है तो वोवल में से आप E को हटाकर वहां पर जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसका वो सफिक्स लगा दोगे। फॉर एग्जाम्पल आपका जो कोई भी मॉलिक्यूल है जैसे प्रोपेन उसका नाम है तो प्रोपेन का ANE का E हटा दोगे और वहां पर लगा दोगे ONE ऑन। अगर कीटोन वहां पर फंक्शनल ग्रुप है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। फिर इसका बाद आपका फोर्थ स्टेप आता है क्या लगाना, जो भी आप जितना भी आपने लगाया है जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनके बीच में जो कार्बन है और कार्बन है उसके बीच में कितने कंपाउंड है, मतलब नंबर ऑफ और टाइप ऑफ कंपाउंड। कि अगर सिंगल है, सिंगल बॉन्ड है तो आप लगाओगे एन, अगर डबल बॉन्ड है तो आप लगाओगे ENEE और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आप लगाओगे YNEI। इस तरह से आप लास्ट में उनकी नेमिंग कर दोगे। ठीक है, यहाँ तक आपका पूरा जो नॉमेनक्लेचर है वो खत्म हो जाता है। अब अपन जो पढ़ते हैं कि फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको बता दिया कि क्या होते हैं। अब अपन पढ़ते हैं आइसोमर्स के बारे में। आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है मगर वो स्ट्रक्चर में डिफर करते हैं। मतलब केमिकल फॉर्मूला तो सेम होगा पर जो उनका स्ट्रक्चर होगा ना वो डिफरेंट होगा। और स्ट्रक्चर डिफरेंट कैसे होगा, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल C4H10 है तो इसकी क्या होगी, स्ट्रेट चेन होगी और एक इसकी क्या होगी, थोड़ी ब्रांच चेन होगी। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है C4H10 पर दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट बन रहे हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं अपन आइसोमर्स। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है वो आता है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ऐसी सीरीज ऑफ मेंबर होते हैं जो सिमिलर क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं, सिमिलर उनका फॉर्मूला होता है पर डिफर कहाँ करते हैं, एक CH2 यूनिट में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं तो आपका मीथीन है CH4। ठीक है, सेकंड आपकी सीरीज आ जाएगी C2H6। तो उन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, एक CH2 यूनिट का डिफरेंस हुआ, तो इसको होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। कि किसी भी कोई भी पूरी सीरीज है ना वो बिल्कुल सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा तो आप उसको एक साथ पढ़ लोगे कंबाइन वे में, क्योंकि इतने सारे कंपाउंड है सबकी डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए होमोलोगस सीरीज आती है जहां पर पूरी जो कार्बन की सीरीज होती है उसका सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, उसका सेम फॉर्मूला होता है, बस वो एक CH2 ग्रुप में डिफरेंट करता है, इसीलिए वो जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है वो भी सेम होती है। तो किसी भी होमोलोगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये होती है कि ये डिफर करते हैं बाय अ CH2 ग्रुप। सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कि यह करते हैं सिमिलर इनका फंक्शनल ग्रुप होता है, सिमिलर इनका फॉर्मूला होता है। थर्ड इनकी प्रॉपर्टी आती है कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्योंकि आप देखोगे कि जैसे आप दूसरी कॉन्जिक्यूटिव सीरीज पे आए तो वहां पर एक CH2 यूनिट बढ़ गया, तो जैसे ही साइज और मास बढ़ेगा तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब चेंज हो जाएगा। इसलिए ये सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि जो रिएक्शन शो करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये सारी सिमिलर होती है, पर जो फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं वो सारी डिफरेंट होती है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज जो आपकी शो करता है कोई भी जो कार्बन का कंपाउंड है वो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली जो ये केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन शो करता है उसे बोलते हैं कंबंशन रिएक्शन। कंबंशन रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि कार्बन जो होता है ना उसके जो कंपाउंड होते हैं उसको आप एज अ
फ्यूल यूज करते हो क्योंकि बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में हीट और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो कार्बन के जितने भी कंपाउंड है ना वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होते हैं और CO2 और क्या करते हैं, CO2 के साथ में बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट और लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बात करो तो अगर आप मीथेन के ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाते हो तो वहां पर जो आपका बनता है, यहाँ पर CH2 बनता है, H2 बनता है, प्लस बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। इसके बाद अपन बात करते हैं, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जितने भी जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं ना आपके, वो क्या करते हैं, नॉन सूथी और ब्लू कलर की फ्लेम देते हैं। मतलब किसी भी नॉन सैचुरेटेड जो सैचुरेटेड कंपाउंड है, जिसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो अल्कोहल को आप कभी भी बर्न करोगे तो वो कभी भी उसमें से कोई सूथी फ्लेम नहीं निकलेगी, नॉन सूथी फ्लेम निकलेगी और बिल्कुल ब्लू फ्लेम के साथ में वो बर्न हो जाएगा। ठीक है, सेकंड अगर आप बात करो ऐसे किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड की, जैसे कि कैम्फर हो गया या फिर जो आपकी नेफ्थलीन होती है, तो अगर आप उनको बर्न करोगे कभी भी तो क्या होगा, वहां पर आपकी जो फ्लेम निकलेगी एक तो निकलेगी येलो और वो नॉन सूथी, मतलब वो बहुत ज्यादा कुछ ब्लैक लेयर फॉर्म कर देगी अगर आप उसके ऊपर कोई मेटल रख दो तो इसका मतलब क्या है, वो नॉन सूथी और येलो फ्लेम देती है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं जो कार्बन है वो और कौन सी रिएक्शन शो करता है, तो इसके बाद वो शो करता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे आपने किसी अल्कोहल की किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन क्या कर रहा है, करवा रहा है, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। जैसे कि आपका हो गया MnO4 या फिर हो गया K2Cr2O7, इनको अपन यूजुअली यूज करते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपने किसी अल्कोहल जो कि क्या है आपका CH3CH2OH की रिएक्शन करवाई किसी भी KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में, तो आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, वहां पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है ना, वो किसकी वजह से बना है, क्योंकि जो आपका अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज हो गया किसी एसिड में। इसके बाद जो ये नेक्स्ट रिएक्शन शो करता है इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। मतलब जो कोई भी कार्बन का कंपाउंड है वो क्या करता है, एडिशन रिएक्शन शो करता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई इथीन का मॉलिक्यूल ले लिया जहां पर C डबल बॉन्ड OC, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो जैसे ही आप उसकी रिएक्शन करोगे किसी भी कैटेलिस्ट के साथ में और उसका हाइड्रोजनेशन करवाओगे, मतलब हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन को ऐड कराओगे कैटेलिस्ट निकल की प्रेजेंस में, तो वहां पर क्या है, जो आपका कार्बन है उसका डबल बॉन्ड टूट जाएगा और एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। और जितने भी आपके कंपाउंड होते हैं कार्बन के वो सारे एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। इसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का ऐड हुआ था, वहां पर हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा। जो नॉर्मली आपके एल्केन होते हैं, सैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा नॉन रिएक्टिव और इनर्ट होते हैं, वो कभी भी रिएक्शन शो नहीं करते हैं। मगर क्या होता है, क्लोरीन जो होती है, क्लोरीन को जब आप सनलाइट की प्रेजेंस में मीथेन के साथ में रिएक्शन करवाते हो तो वहां पर आपका बनता है CH3Cl, वहां पर आपका क्या बनता है, क्लोरोमीथेन बन जाता है। ये क्यों बनता है, क्योंकि जो क्लोरीन होता है ना वहां पर आप उसको एज अ रिएजेंट यूज करते हो और वो सनलाइट की प्रेजेंस में वहां पर आपको क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल से। ठीक है, इसके बाद जो आपकी रिएक्शन आती है वो आती है इथेनॉल की। मतलब क्या है, यहाँ पर अपन कार्बन के दो कंपाउंड पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इथेनॉल, उसके बाद अपन पढ़ेंगे इथेनोइक एसिड। सबसे पहले अपन देखते हैं इथेनॉल क्या होता है। तो इथेनॉल क्या होता है, जनरल अल्कोहल जिसको आप बोलते हो। इसका फॉर्मूला आता है CH3CH2OH, ये इसका फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो। ठीक है, जो आपका अल्कोहल होता है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, या फिर इथेनॉल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कि ये क्या होता है, कलरलेस होता है, इसकी क्या होती है, बहुत ज्यादा प्लेजेंट स्मेल होती है। ठीक है, आप अल्कोहल की स्मेल से पता लगा सकते हो कि ये अल्कोहल है। इसके बाद क्या होता है, ये क्या करता है, किसी भी तरह की मतलब लिटमस पेपर के साथ में रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर एसिड तो कोई प्रेजेंट नहीं है, इसलिए लिटमस पेपर पे कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। ये दो तरह की रिएक्शन देता है। सबसे पहले ये सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन करता है और वहां पर ये बनाता है सोडियम इथोक्साइड। मतलब किसी भी आप जो अल्कोहल है इसकी सोडियम के साथ रिएक्शन करोगे तो आपका सोडियम इथोक्साइड बन जाता है। तो अब आप देखते हैं इसकी रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विच इज H2SO4। मतलब किसी भी अल्कोहल जो होता है इसकी आप रिएक्शन करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, जो क्या करता है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। मतलब वो किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो आपका H2O वहां से निकाल लेगा, और वो H2O जैसे निकालेगा तो वहां पर आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, इथीन। मतलब जो कार्बन और कार्बन है उसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और इथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपन इथेनॉल की। तो इथेनॉल से जैसे आप इथेनॉल से याद रख, इथेनोइक एसिड की, तो जैसे आप इथेनॉल से याद रख रहे थे कि वहां पर क्या होता है, अल्कोहल होता है, वैसे इथेनोइक एसिड से आपको याद रखना है आपकी डेली लाइफ में जो आप यूज करते हो, विनेगर। ठीक है, इथेनोइक जो एसिड होता है आपको उसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं और उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH।
ठीक है। इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि इसकी क्या होती है, बहुत ज्यादा पंजेंट स्मेल होती है। इसके अलावा ये कलरलेस होता है। इसके अलावा क्या होता है, ये क्या करता है, जब विंटर सीजन आता है तो ये फ्रीज हो जाता है और इसीलिए इसको एक नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, क्योंकि ये क्या होता है विंटर के सीजन में क्या हो जाता है, ये फ्रीज हो जाता है। ठीक है। इसके बाद ये लिटमस पेपर पे रिएक्शन शो करता है, क्योंकि ये एक एसिड है तो ये क्या करेगा, जो आपका क्या होता है ब्लू लिटमस पेपर है उसमें रेड में चेंज कर देगा। उसके बाद में इसकी रिएक्शन की बात करते हैं। तो अगर रिएक्शन की बात करें तो ये सबसे पहले रिएक्शन करता है एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, मतलब जो आप अल्कोहल और एसिटिक एसिड की रिएक्शन करवाओगे किसी भी एसिड की प्रेजेंस में, तो वहां पर वो एस्टर का फॉर्मेशन कर देगा। एस्टर मतलब कि आपका होगा CH3COO C2H5, ये आपका एक एस्टर है। ठीक है। जैसे आपके एस्टर का फॉर्मेशन हो गया तो एस्टर को कहाँ यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा प्लेजेंट स्मेल होती है तो इसको कहाँ, परफ्यूम इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। अगर आप किसी एस्टर की किसी भी बेस मतलब कि NaOH के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो वो क्या करता है, दोबारा वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और एक आपका सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। उससे क्या होगा, ये क्या रिएक्शन है ना, इसको बोलते हैं सफोनिफिकेशन रिएक्शन, मतलब इसको सोप के फॉर्मेशन में भी कहीं ना कहीं यूज किया जाता है। फिर इसके बाद आपकी रिएक्शन आती है, जितने भी आपके इथेनोइक एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब कि हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में और कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन शो करते हैं। जैसे आपने किसी भी जो आपका इथेनोइक एसिड है या फिर एसिटिक एसिड है उसकी रिएक्शन करवाई आपने सोडियम कार्बोनेट के साथ में, तो वहां पर क्या बन जाएगा आपका, वहां पर बन जाएगा आपका सोडियम एसीटेट और उसी के साथ में जो आपका CO2 गैस है और H2 मॉलिक्यूल है वो निकल जाएगा। और जैसे आप इसके हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करते हो तब भी सिमिलर रिएक्शन होगी, आपका सोडियम एसीटेट फॉर्म होगा और CO2 गैस आपकी जो है इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है। यहाँ तक आपने ये पूरा पढ़ लिया इथेनॉल और इथेनोइक एसिड क्या होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट क्या होते हैं, तो सोप क्या होता है, सोप होता है सोडियम एंड पोटेशियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम सोल्ट की बहुत लंबी चेन होती है तो उसको आप बोलते हो सोप। ठीक है। सोप का आपको पता है कि कहीं पर भी जहां पर भी आपके कपड़े में कहीं पर भी डर्ट लगी रहती है तो आप सोप लगाते हो और फिर उससे जो आपकी डर्ट है वो चली जाती है। तो उसी का अपन पूरा एक्शन देखेंगे, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप क्या होता है। तो कहीं भी जो आपकी डर्ट लगी होती है, जैसे ऑयल की फॉर्म में अगर डर्ट है तो वो जो ऑयल है ना, तो वहां पर आपका जो सोप जाता है, सोप के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है जो आयनिक पार्ट होता है और एक पार्ट होता है जो कार्बन वाला एंड होता है। ठीक है। तो जो कार्बन वाला एंड होता है वो तो कहाँ रहता है, वो रहता है सोप के मतलब जो आपकी डर्ट है उससे कनेक्ट होगा, और जो आपका आयनिक एंड होगा वो क्या करेगा, वाटर में डिसॉल्व होगा। मतलब जो आयनिक एंड है वो होता है आपका क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक, मतलब वो वाटर को पसंद करता है। और जो आपका कौन सा एंड है, कार्बन वाला एंड है, वो आपकी डर्ट के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है, जिसको आप बोलते हो हाइड्रोफोबिक एंड भी बोलते हो। तो जो भी आपका हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो किसी डर्ट के पास में जाता है और वहां पर एक मिसल का फॉर्मेशन कर देता है। मिसल क्या होता है, मिसल कुछ भी नहीं होता, किसी भी जो आपका क्या है सोप है उसका जो एक एंड है, मतलब कि जो कार्बन वाला एंड है वो तो डर्ट की तरफ रहे और जो उसका आयनिक वाला एंड है वो क्या रहे, आउटसाइड रहे, तो उसी को मिसल बोलते हैं। ठीक है। अगर आपने देखा भी हो तो जो आपका कहीं सोप होता है वो कभी भी हार्ड वाटर में रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि हार्ड वाटर में क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम सोल्ट होते हैं, तो वो वहां पर स्कम फॉर्मेशन कर देता है। स्कम का मतलब है कि वहां पर कोई क्लींजिंग एक्शन नहीं होगा और वहां पर आपकी डर्ट नहीं निकलेगी। तो अगर हार्ड वाटर में किसी चीज को धोना है तो क्या करोगे, तो वहां पर आप यूज करते हो डिटर्जेंट का। डिटर्जेंट क्या होता है आपका, डिटर्जेंट होता है सोडियम सोल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड का सोडियम सोल्ट या फिर अमोनियम सोल्ट ऑफ क्लोराइड और ब्रोमाइड, इसको क्या बोलते हैं आप, डिटर्जेंट बोलते हो। डिटर्जेंट जो होता है आपका वो क्या करता है, हार्ड वाटर में भी रिएक्ट करता है और कोई स्कम का फॉर्मेशन नहीं करता, क्लींजिंग एक्शन प्रोवाइड करता है वहां पर। ये आपने देख लिया सोप और डिटर्जेंट। अब अपना जो लास्ट टॉपिक बचता है कार्बनिक कंपाउंड का, वो आता है आपका एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ये टॉपिक क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिया है ताकि आप इसको बिल्कुल ब्रीफली पढ़ सको। एलोट्रोप ऑफ कार्बन क्या होते हैं, जो ऐसे कंपाउंड है जो कार्बन को कंटेन करते हैं और डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न शो करते हैं। ठीक है। इसके तीन मेनली कंपाउंड होते हैं, एक होता है आपका डायमंड, फिर होता है ग्रेफाइट और जो थर्ड होता है आपका होता है फुलरीन। ठीक है। जो आपका डायमंड होता है वहां पर क्या होता है, एक कार्बन फॉर अदर कार्बन से अटैच होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, कौन से मैनर में, टेट्राहेड्रॉन मैनर में। जब एक कार्बन चार से अटैच है तो उसको टेट्राहेड्रॉन मैनर बोलते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है आपका नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा जो आपका डायमंड होता है वो बहुत ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है और बहुत ज्यादा शाइनी होता है। इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाता। डायमंड का यूज अगर आप देखें तो ज्वेलरी मेकिंग में यूज किया जाता है, ड्रिलिंग टूल्स में यूज किया जाता है, आई सर्जरी में भी यूज करते हैं। फिर आता है आपका ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है ना वो क्या होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल होता है। ठीक है। इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके क्या होते हैं, दो लेयर होते हैं, एक कार्बन यहाँ पर तीन
कार्बन से, जो आपका एक कार्बन है वो क्या होगा, यहाँ पर 3 कार्बन से अटैच होगा और एक हेक्सागोनल रिंग की फॉर्म में होगा। और ये जो हेक्सागोनल रिंग होगी ये क्या होगी, लेयर्ड स्ट्रक्चर होगा, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर होगी, और इसी की वजह से ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी होते हैं। अगर इनके यूजेस की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रोड्स और सेल या बैटरीज में भी यूज करते हैं। इसके अलावा इनको क्या करते हैं, आप क्रूसीफल्स की मेकिंग में भी यूज करते हैं, क्योंकि आप इनको बहुत हाई टेम्परेचर पे बर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब आपके ग्रेफाइट की यूज होती है। इसके अलावा जो आपकी पेंसिल की लीड होती है वो भी ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। फिर आता है आपका नेक्स्ट आता है जो आपका रहता है फुलरिन। फुलरिन का मतलब है कि जो कार्बन है उसका एक पूरा ऐसा फुटबॉल टाइप का शेप होता है, और कार्बन के C60 मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो पूरा फुटबॉल के टाइप पे पूरा ऐसे नेटवर्क फॉर्म में अरेंज होते हैं। इसका नाम फुलरिन इसलिए रखा गया क्योंकि एक आर्किटेक्ट था जिसने पूरा एक कुछ बनाया हुआ है, तो उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया, क्योंकि वो भी बिल्कुल फुटबॉल के शेप में ही होता है। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो C60 मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बन के 60 मॉलिक्यूल्स के साथ में एक फुटबॉल टाइप की शेप बनी हुई होती है। ठीक है, अगर इसके यूजेस की बात करें तो इसको मेडिकल यूजेस के ज्यादा है, क्योंकि इसको क्या करता है, एज अ कैरियर यूज किया जाता है जीन के ट्रांसफर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका पूरा चैप्टर है कार्बन एंड कंपाउंड वो फिनिश होता है, और इस चैप्टर को आप बिल्कुल इस मिनी शॉर्ट से पढ़ सकते हो, एक शॉर्ट और क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। अगर इस जो पूरा चैप्टर है इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट पीडीएफ, तो आपको अभी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको सारी इस तरह की जितनी भी डिटेल्स है वो सारी मिल जाएगी। थैंक यू।